हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस एकेडमी बाय गुलफाम अली राजी। इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे लॉर्ड क्लाइव की। और लॉर्ड क्लाइव एक सुधारक के रूप में, ब्रिटिश साम्राज्य के निर्माता के रूप में किस तरह से जाना जाता है उसके बारे में बात करेंगे। इसके लिए मैंने पीछे अपने बोर्ड पर कुछ की फीचर्स भी, यहाँ पर की नोट्स भी लिख रखे हैं, इसकी हेल्प आप ले सकते हैं। तो पुरानी वीडियो में मैं आपसे प्लासी के युद्ध, बक्सर के युद्ध के बारे में बात कर चुका हूँ। प्लासी के युद्ध में क्लाइव का क्या रोल था और उसके बाद बक्सर की विजय के बाद क्लाइव का क्या रोल था, इसके बारे में आपसे बात कर चुका हूँ। अब हम बात करेंगे कि क्लाइव ने इंडिया में किस तरह से रिफॉर्म्स शुरू किए या सुधार किस तरह से किए। तो अब जैसे अगर आप यूपीएससी मेंस का एग्ज़ाम देने चाहें तो उसमें क्वेश्चन आएगा कि क्लाइव जो है ब्रिटिश साम्राज्य का निर्माता था, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का निर्माता था। ब्रिटिश साम्राज्य की जो बुनियाद रखी लॉर्ड क्लाइव ने भारत में रखी, या एक एडमंड बर्क हैं थिंकर, उन्होंने क्लाइव को कहा है, क्लाइव को एडमंड बर्क ने कहा है, लिख भी लीजिएगा आप लोग, इस बोर्ड पे मैंने लिखा है, एडमंड बर्क ने क्लाइव को बड़ी बड़ी नींवें रखने वाला कहा है, बड़ी बड़ी नींवें रखने वाला एडमंड बर्क ने कहा है। तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आपने सारी चीज़ें लिखनी है जो मैं बता रहा हूँ। ब्रिटिश साम्राज्य के निर्माता के रूप में आपको प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी देखना चाहिए, मेरी वो वाली वीडियो आप देखें। इसके अलावा बक्सर के बाद क्लाइव ने किस तरह से दूरदर्शिता के रूप में काम किया, वो चीज़ें आपको देखनी चाहिए, वो क्वेश्चन वहाँ से आपका तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं क्लाइव के सुधार। क्लाइव जब यहाँ पर आया तो उसने देखा कि कंपनी का जो घाटा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। उसने वजह देखी, वजह ये थी कि एक तो कंपनी युद्धों में उलझ गई है, लेकिन अब वो युद्धों से किनारा कर नहीं सकते क्योंकि कंपनी अब यहाँ पर एक राजनीतिक शक्ति हो चुकी है, तो युद्ध तो उनके लिए अनिवार्य हो गए हैं। दूसरा उसने देखा कि कंपनी के जो कर्मचारी हैं, जो छोटे बड़े अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं, वो प्राइवेट ट्रेड में लगे हुए हैं, निजी व्यापार में लगे हुए हैं। कंपनी का जो इंक्लूसिव ट्रेड है, कंपनी का जो व्यापार है, उसकी तरफ उनका ध्यान बिल्कुल नहीं है, वो अपने प्राइवेट व्यापार में लगे हुए हैं। इसके अलावा जो कंपनी के कर्मचारी हैं, बहुत सारा पैसा रिश्वत यानी घूसखोरी और जो देसी राजा, नवाब, महाराजा हैं, व्यापारी हैं, उनसे गिफ्ट के रूप में ले रहे हैं, और वो पैसा बिल्कुल भी जो है कंपनी के खाते में नहीं जाता है, वो सारा का सारा पैसा इंग्लैंड चला जाता है। तो कंपनी की जो पॉलिटिकल पावर है वो तो बढ़ती जा रही है, लेकिन कंपनी की जो वेल्थ है या कंपनी का जो घाटा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में क्लाइव ने एक महत्वपूर्ण काम ये किया, उसने एक व्यापार समिति बनाई जिसे कहते हैं सोसाइटी फॉर ट्रेड। ये लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है सोसाइटी फॉर ट्रेड, व्यापार समिति। इसके लिए उसने क्या किया था कि नमक, सुपारी जानते हैं ना, अपने भारत में उसको छाली भी कहा जाता है, पान के साथ जो खाई जाती है। तो नमक, सुपारी और तंबाकू, ये जो तीन चीज़ें थी, ये हर आदमी इसका इस्तेमाल करता था और इनका व्यापार काफ़ी होता था। नमक, सुपारी और तंबाकू के व्यापार के लिए उसने एक अलग से कमेटी बनाई जिसको नाम दिया था सोसाइटी फॉर ट्रेड। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, सोसाइटी फॉर ट्रेड उसको नाम दिया गया। और उस सोसाइटी में गवर्नर और जो बड़े या छोटे अधिकारी थे वो शामिल थे। नमक, सुपारी और तंबाकू का जो व्यापार था वो इस सोसाइटी फॉर ट्रेड के लिए रिजर्व कर दिया गया, किसी और को इन चीज़ों का व्यापार करने की परमिशन ना थी। ठीक है, एक चीज़, यानी कि जो कंपनी का प्राइवेट कर्मचारी भी है, अगर वो इस चीज़ का व्यापार कर रहा है तो उसे भी इस चीज़ के व्यापार की परमिशन करने की, इस व्यापार को करने की परमिशन नहीं है। ये व्यापार कमेटी करेगी और उस कमेटी के लिए इस व्यापार को रिजर्व कर दिया गया है। अब इस व्यापार से जो फ़ायदा होगा वो कंपनी में हर अधिकारी और कर्मचारी के बीच में रैंक के अकॉर्डिंग बटेगा। यानी कि मान लीजिए 100 रुपये का फ़ायदा हुआ, साल में 100 रुपये का फ़ायदा हुआ इसके व्यापार से, मामूली सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, तो जो क्लर्क है उसको कम फ़ायदा होगा, जो सीनियर क्लर्क है उसको थोड़ा ज़्यादा हिस्सा मिलेगा, और इसी तरह सबसे ज़्यादा हिस्सा जो मिलेगा गवर्नर को मिलेगा। तो गवर्नर से लेकर के नीचे इस तरह का जो क्लर्क है उन सभी के बीच में इसका प्रॉफिट बटेगा। वो जो प्रॉफिट है वो कंपनी के खाते में नहीं जाएगा, इन सब के बीच में बटेगा। ऐसा क्यों किया उसने? ऐसा उसने इसलिए किया था, आपको ध्यान होगा कि भारत में ब्रिटिश राज के अधीन जो नियमानुसार या नियमबद्ध सिविल सर्विसेज की जो शुरुआत हुई, या सिविल सर्विसेज को फॉर्मली एक ढांचा जो मिलना शुरू हुआ, वो लॉर्ड क्लाइव के समय मिलना शुरू हुआ। लॉर्ड क्लाइव ने कौन सी सर्विस शुरू की थी? लॉर्ड क्लाइव ने जो सर्विस शुरू की थी उसका नाम क्या था? अगर आप बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप बताएं, लॉर्ड क्लाइव ने भारत में कौन सी सर्विस शुरू की? जैसे ICS लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू की, लॉर्ड क्लाइव ने कोवेंटेड सिविल सर्विसेज शुरू की। अब यहाँ पर कोवेंट का मतलब क्या है? कोवेंट का मतलब है बॉन्ड भराना, करार करना। करार समझते हैं ना? करार या आपसी सहमति या बॉन्ड। तो लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया, कंपनी के जितने भी कर्मचारी थे या छोटे या बड़े, उनसे बॉन्ड भरवाए।
कि यहाँ पर मैंने लिखा है कोवेंटेड, या हिंदी में इसको कहते हैं अनुबंधित सेवाएं, कोवेंटेड सिविल सर्विस या अनुबंधित सिविल सेवा या अनुबंधित प्रशासनिक सेवा। लाइट क्लाइव इसका जन्मदाता था। इसमें लाइट क्लाइव ने हर कर्मचारी अधिकारी, चाहे वो नया हो या पुराना हो, उससे बॉन्ड भरवाए कि आपकी सेवाएं इसी शर्त पर जारी रहेंगी कि आप निजी व्यापार नहीं करेंगे, अपना निजी व्यापार आप नहीं करेंगे, इसके अलावा किसी भी तरह की घूसखोरी आप नहीं करेंगे, और ना ही किसी से भारत में रहते हुए कोई गिफ्ट या उपहार किसी भी तरह से आप नहीं लेंगे। तो इस तरह से जिन लोगों ने, जिन कर्मचारियों ने ये बॉन्ड भरा वो कहलाए कोवेंट या कोवेंटेड सर्वेंट, और इस तरह की जो सर्विस कहलाई वो कहलाई कोवेंटेड सर्विस या कोवेंटेड सिविल सर्विस। ध्यान रखना, ये सवाल अक्सर आता है, चाहे वनडे एग्जाम हो या IAS का एग्जाम हो। अब ऐसे में जब कर्मचारियों का, अब देखिए कर्मचारियों को रिश्वत और घूस लेने पर भी रोक लगा दी और साथ ही साथ कर्मचारियों के निजी व्यापार पर भी रोक लगा दी, तो उनका प्रॉफिट कम होगा, हो सकता है वो डिमोटिवेट हो जाएं, नौकरी छोड़कर वो भागने लगें या किसी और तरीके से पैसा कमाने लगें। तो सोसाइटी फॉर ट्रेड जो बनी थी उससे जो प्रॉफिट होगा सभी कर्मचारियों में इस तरह से बांटा गया था। अच्छा, इसको एक थिंकर ने कहा था संगठित लूट, ये लिखा है मैंने ना, सोसाइटी फॉर ट्रेड को यहाँ पर लिखा है, एक थिंकर ने इसको कहा है ऑर्गेनाइज डकैती, संगठित लूट, यानी कि पूरी की पूरी कंपनी कर्मचारी इकट्ठे हुए और उन्होंने, अच्छा संगठित लूट इसको क्यों कहा होगा भाई? नमक, सुपारी और तंबाकू का व्यापार जो है केवल कंपनी करेगी, कंपनी की जो कमेटी ये करेगी। अब इसके अलावा चाहे कोई देसी हो, विदेशी हो, किसी भी तरह का व्यापारी हो, उसे इस व्यापार को करने की छूट नहीं थी। तो उनकी मोनोपोली थी, चाहे जिस कीमत पर वो किसानों से उसको खरीदें और चाहे जिस कीमत पर जाकर के वो बाज़ार में बेचें, इसलिए इसको संगठित लूट कहा गया था। अच्छा, आगे चलते हैं। इसके अलावा लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया, कंपनी के घाटे को कम करने के लिए उसने कलकत्ता से 200 मील के घेरे में, घेरे को शुद्ध हिंदी में कहते हैं परिधि, कलकत्ता से चारों ओर 200 मीटर के घेरे में, घेरे से बाहर जाने पर, देखिए मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, प्लासी की जब लड़ाई हुई थी तो प्लासी के युद्ध के बाद कंपनी की जो पॉलिटिकल जो बाउंड्रीज थी वो फैलने लगी, दूर दूर तक कंपनी जाने लगी, दूर दूर तक कंपनी के सैनिकों को, कर्मचारियों को सेवा के लिए जाना पड़ता, युद्ध के मोर्चों पर जाना पड़ता। अब कंपनी के जो सैनिक थे या दूसरे कर्मचारी थे दूर जाने में आनाकानी करने लगे। तो ऐसे में क्या किया, कंपनी ने ये रास्ता निकाला कि अगर आप कलकत्ता से 200 मील के बाहर, 200 मील के घेरे के बाहर अगर आप जाते हैं नौकरी करने के लिए, तो आपको दोगुना भत्ता। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कलकत्ता के 200 किलोमीटर के 200 मील के दायरे से अगर आप बाहर जाते हो तो आपकी सैलरी डबल हो जाएगी। इसको दोगुना भत्ता कहा जाता था। अब सन 1765 में जब क्लाइव दोबारा आया तो उसने ये दोहरा भत्ता बंद कर दिया। मकसद क्या था, कंपनी का जो घाटा है उसको कम करना, दोहरा भत्ता इसने कम बंद कर दिया। तो ऐसे में लॉर्ड क्लाइव के समय में एक क्वेश्चन आता है अक्सर एग्जाम में, व्हाइट सोल्जर रिवोल्ट हो गया, श्वेत सैनिक विद्रोह हो गया। अब ये श्वेत सैनिक विद्रोह क्या था, कंपनी के कंपनी के जो इलाहाबाद और मुंगेर के जो गोरे सैनिक थे, इलाहाबाद और मुंगेर, इलाहाबाद या ना, इलाहाबाद नया नाम क्या हो गया प्रयागराज, और मुंगेर कहाँ पर है, बिहार में, वही वाला मुंगेर जहाँ पर मीर कासिम मुर्शिदाबाद से राजधानी हटा करके मुंगेर में ले गया था। तो कंपनी के जो मुंगेर और इलाहाबाद में जो फौजी तैनात थे उन्होंने इसके खिलाफ बगावत कर दी और योजना बनी कि क्लाइव जब बोट से, गंगा में बोट चलती थी उसमें, बोट से जब जाएगा तो उसको किडनैप कर लिया जाएगा, लॉर्ड क्लाइव को जबरदस्ती किडनैप कर लिया जाएगा और किडनैप करके उसको लंदन भेजा जाएगा। सैनिकों ने ये योजना ही बना ली, गोरे सैनिकों ने, देसी सैनिकों ने नहीं, गोरे सैनिकों ने ये योजना बना ली। और उसके बाद क्लाइव पर या सरकार पर दबाव डालने के लिए इन लोगों ने सभी ने इस्तीफे देने शुरू कर दिए। इसी समय क्या था, जो कंपनी की जो सेना है या बंगाल जो है या बंगाल अवध के जो इलाके हैं उन पर मराठों के या अब्दाली के हमले का भय था। अब ये जो गोरे सैनिक थे उनको ये लगा कि अगर हम इसी समय में इस्तीफे दे देंगे तो क्लाइव दबाव में आ जाएगा और हमारी मांगे मान लेगा। लेकिन क्लाइव दबाव में नहीं आया, उसने इन सभी के इस्तीफे स्वीकार कर लिए, इस्तीफे स्वीकार किए और जो जूनियर अधिकारी थे उनको कमीशन देने शुरू कर दिए और नए सैनिकों की भर्ती करनी शुरू कर दी। और इनको न केवल अरेस्ट किया, जिन सैनिकों ने बगावत की थी, न केवल अरेस्ट किया, कोर्ट मार्शल किया गया और इन्हें जेल में डाल दिया गया। ऐसे में कुछ को जेल में डाल दिया गया, कुछ माफ़ी मांग ली और कुछ भाग गए, नौकरी छोड़कर भाग गए। और इस तरह से ये जो बगावत थी सफ़ेद सैनिकों की या गोरे सैनिकों की या वाइट सोल्जर्स की, ये दब गई। क्वेश्चन भी खूब आता है कि श्वेत सैनिक विद्रोह किसके समय में हुआ, क्लाइव के कहाँ हुआ, इलाहाबाद और मुंगेर में क्यों हुआ, कि जो दोगुना भत्ता था उसको बंद करने के विरोध में। ओके, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बनता है आपका। अब इस तरह से हम देखते हैं
कि लॉर्ड क्लाइव ने एक छोटे से साम्राज्य को, जो शिशु साम्राज्य था, 1700 में जीता भी या बनाया भी लॉर्ड क्लाइव ने था। और उसके बाद जब 1764 में बक्सर के बाद जो समस्याएं आई कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उन समस्याओं का समाधान भी लॉर्ड क्लाइव ने ही किया। इसी के साथ साथ अपने इनकम को और बढ़ाने के लिए लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया था कि बंगाल के अंदर जो कोई भी है, चाहे वो गोरा व्यापारी हो, चाहे वो भारतीय या देसी व्यापारी हो, सभी को व्यापार पे 2.5% टैक्स जो देना था ज़रूरी था। उसने सभी के लिए इंटरनल टैक्स पर 2.5% टैक्स देना ज़रूरी कर दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। इस तरह से क्लाइव को न केवल भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का निर्माता, बल्कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत करने वाला भी कहा जाता है। और क्लाइव के समय से ही भारत में जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं वो शुरू